दिखाएंगे ही, साथ भी दिन भर तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिल्ली के गाजीपुर से बता दें, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। दरअसल तेज रफ्तार कार का कहर यहां पर देखने को मिला। भरे बाजार में कार तेज रफ्तार के साथ चल रही थी और उसी का परिणाम देखने को मिला कि ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। गाजीपुर में ये सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, कार किस तरीके से पूरी पलट चुकी है। कितना भीषण ये हादसा रहा होगा वो इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक महिला की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हैं। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी मौके पर काटा है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में वीकली मार्केट में ये भारी भीड़ यहां पर मौजूद थी। बेकाबू कार भीड़ में घुस जाती है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 1 महीने की बच्ची की भी मौके पर मौत हो गई है। भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अब अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली के गाजीपुर में बुध बाजार के दौरान एक कार सवार ने किस तरह लोगों को कुचला है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जरा गौर से देखिए कैसे कार भरे बाजार में लोगों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती है। हालांकि लोगों ने कार सवार युवकों को मौके पर ही धर दबोचा और ड्राइवर की जमकर पिटाई की। कार की टक्कर में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्यूज्ड भी यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो पकड़ा गया है, पुलिस की हिरासत में। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त कार में 2 युवक सवार थे। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज फिर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा रामलला के दर्शन भी करेंगे और करेंगे एक सभा को संबोधित भी। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वो रामनगरी को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या जिले में सीएम योगी 3 घंटे तक रहेंगे। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर रामलला के दर्शन के बाद जीआईसी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या को 1000 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री की जनसभा में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया है। अयोध्या के बाद सीएम योगी के गोंडा जाने का भी कार्यक्रम तय है। गोंडा में सीएम योगी आज करीब 1700 करोड़ की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गोंडा के बाद अम्बेडकर नगर में भी सीएम योगी का कार्यक्रम तय है। यहाँ सीएम योगी 2122 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले डीआरआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल विदेशी सोने की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। डीआरआई ने विदेशी सोने की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। देश के अलग अलग राज्यों से डीआरआई ने 61 किलो सोना जब्त किया है। असम के गुवाहाटी, बारपेटा, यूपी के गोरखपुर और बिहार के दरभंगा और अररिया में डीआरआई ने छापेमारी की। बारपेटा से 13 किलो, गोरखपुर से 12 किलो और बिहार के दरभंगा से 13 किलो सोना बरामद किया गया है। डीआरआई ने 12 और 13 मार्च को राइजिंग सन ऑपरेशन के तहत विदेशी मुल्क के सोने की तस्करी में शामिल एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी भारत म्यांमार सीमा से विदेशी सोने की तस्करी कर पहले गुवाहाटी लाते थे, इसके बाद दिल्ली, जयपुर समेत दूसरे शहरों में सप्लाई करते थे। डीआरआई ने गुवाहाटी से 8, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, लेकिन पुलिस ने कई शर्तों के साथ ही इस महापंचायत को मंजूरी दी है। ये कहा है कि कोई ट्रैक्टर नहीं लाएगा, कोई हथियार नहीं लाएगा और सिर्फ महापंचायत 3 घंटे तक ही चलेगी। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ शर्तें पुलिस की तरफ से महापंचायत को लेकर लगाई गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा को
महापंचायत करने की इजाजत देने के लिए कई शर्तें लगाई गई हैं। पुलिस की शर्तों में रामलीला मैदान में पंचायत के समय 5000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लाएगा, किसी तरह का हथियार नहीं होगा, प्रोग्राम 3 घंटे ही चलेगा, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद सब वापस चले जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, ये महापंचायत शांतिपूर्ण होगा। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठन का कहना है कि इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पशुपति पारस नाराज। उन्होंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। आपको बता दें, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बिहार में एनडीए का तय हो चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं पशुपति, क्योंकि हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान को दी गई और ऐसा बताया जा रहा है कि अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनको वो सीट दी गई है, सूत्रों के हवाले से खबर। लेकिन पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं क्योंकि 2019 में वो वहां से जीते थे और अब इसके बाद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कैसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चिराग पासवान ने मुलाकात की थी जेपी नड्डा से, और अब ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान की तमाम जो बातें हैं वो बीजेपी ने मान ली और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया। 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई है, जबकि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई और इसी से उनकी नाराजगी है। तो देखा जाए तो एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी पर भरपूर भरोसा जताया है। सूत्रों के माने तो बीजेपी ने चिराग की शर्तें मान ली हैं। ऐसे में चाचा पशुपति पारस का क्या कुछ होगा, उनके लिए कौन सा फॉर्मूला तैयार किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चाचा पर भतीजा भारी, हाजीपुर सीट पर रार जारी। बिहार जीत का संकल्प, पशुपति के पास विकल्प। भतीजे को बीजेपी का साथ, चाचा रह जाएंगे खाली हाथ। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से चिराग नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी गांठें खुल गईं। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। इस बात का ऐलान खुद चिराग पासवान ने किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 5 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। चिराग जिन 5 सीटों की मांग कर रहे थे उनमें हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और नवादा शामिल हैं। इन 5 सीटों में से हाजीपुर सीट सियासी खींचतान का केंद्र बनी हुई है। हाजीपुर वो सीट है जहां से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लड़ते रहे थे। बाद में रामविलास पासवान ने ये सीट अपने भाई पशुपति पारस को दे दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट से ही जीत दर्ज की थी। वहीं चिराग जमुई सीट से जीते थे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा और भतीजे के संबंधों में दरारें आ गईं, जिसका नतीजा ये रहा कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बंट गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ अलग हो गए। वहीं चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कमान संभाली। चाचा भतीजे की अदावत अभी भी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पशुपति पारस भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
ऐसे में बीजेपी के सामने सियासी धर्म संकट है। सूत्रों की माने तो बीजेपी जहां चिराग को 5 सीटें देने को तैयार है, वहीं पशुपति पारस की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें राज्यपाल या राज्यसभा की सीट ऑफर कर सकती है। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। मौजूदा समीकरण को देखें तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान से डील करना फायदे का सौदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान समुदाय के आइकन के रूप में उभरे हैं। रामविलास पासवान की लेगेसी और चिराग का युवा चेहरा हर उम्र के वोटरों को उनसे जोड़ता है। वहीं पशुपति पारस इन मोर्चों पर पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने बिहार में चिराग के साथ जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन चाचा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो अपने सारे विकल्प खुले होने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, निर्वाचन आयुक्तों की पदों को भरने के लिए आज एक अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 3 सदस्यीय पैनल है जो ये तय करेगा कि 2 निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति नए निर्वाचन आयुक्तों के नाम को तय करने के लिए आज अहम बैठक करेगी। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन पैनल नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर मंथन करेगा। दरअसल निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए निर्वाचन आयुक्तों के 2 पदों को भरने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। निर्वाचन आयुक्त के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया की एक निश्चित परिपाटी बनाए जाने को संसद से मिली मंजूरी के बाद पहली बार उसके तहत संयोगवश 1 नहीं बल्कि संभवतः 2 निर्वाचन आयुक्तों का चयन होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए 2 व्यक्तियों का नाम तय करेगी। इसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीए लागू हो चुका है। सीए लागू होने के बाद गुजरात के मोरबी में 13 हिंदू शरणार्थियों को पहली नागरिकता मिल गई है। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को। पाकिस्तान से आए 13 हिंदू शरणार्थियों का बरसों का सपना सच हो चुका है। सीए कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद गुजरात के मोरबी में पहली नागरिकता दी गई। पाकिस्तान से आए 13 हिंदू शरणार्थियों को मोरबी के जिला कलेक्टर केबी झवेरी और विधायक कांति अमृतिया की उपस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान से आए ये हिंदू शरणार्थी 2 दशकों से मोरबी में रह रहे थे, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। केंद्र ने सोमवार को ही नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी की थी, जिसके साथ ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। सीए लागू होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न की तस्वीरें सामने आई थीं